बात आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर पहुंचे अजमेर। 12वें रोजगार मेले में की शिरकत। नाबालिग बच्चों ने सगाई समारोह में की चोरी। नकदी से भरा पर्स ले भागने में हुए कामयाब। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा में मिली फर्जी अभ्यर्थी। गंज थाना पुलिस ने मामला किया दर्ज। अजमेर को मिलेगी साइंस पार्क की सौगात। विधायक देवनानी ने किया भूमि का निरीक्षण। राज्य अंतर जिला सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने किया पुरस्कार वितरित। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 12वें रोजगार मेले के दौरान आज केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर अजमेर पहुंचे, जहां सीआरपीएफ GC2 में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अजमेर के 300 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 25 लोगों को रोजगार पत्र सांसद भागीरथ चौधरी और IG व उनके द्वारा इस आयोजन में वितरित किए जा चुके हैं और बाकी लोगों को वितरित किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि आज पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह 12वां और आखिरी रोजगार मेला है। यहाँ पर आज 300 से ज़्यादा कुछ लोगों को अभी दिए जाएंगे, बाकी लोगों के घर नियुक्ति पत्र भेजे जाने का काम किया जाएगा। अभी 25 लोगों का वितरण तो अपने हाथों से हमने सांसद जी ने, IG साहब, DIG साहब ने किया है, CRPF के DIG साहब ने। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे देश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये 12वां रोजगार मेला है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम इस चुनाव के पहले 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, यानी सरकारी नियुक्ति पत्र देंगे, जिसमें अभी 11वें रोजगार मेला तक 7 लाख लोगों को, और इस बार मिलाकर के 8 लाख कुछ हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और आने वाले अभी समय जो शेष बचा है उसमें भी लोगों को पूरा करके 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दे देने का काम माननीय मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। देखिए, पूरा देश जो है एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए सभी के दिल में तमन्ना है। जो नारा 1947 में मेक इन इंडिया का होना चाहिए था, वो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का 2014 में आकर के दिया। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ महिलाओं का गैस सिलेंडर चूल्हे, 4 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को आवास मिले लोगों को, और अभी 2 करोड़ लोगों को आवास फिर दिए जा रहे हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी बना करके उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराना, 2 करोड़ से ज़्यादा आवास जो लोग रह गए उनको उपलब्ध कराना, 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये साल में डालना। ये सारी सुविधाएं एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए 2047 तक जिस तरह मोदी जी ने संकल्पबद्ध तरीके से काम को शुरू किया है, एक योजना बना करके पूरे देश की जनता जो इस राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, जो इस देश का निर्माण चाहते हैं, जो भारत को फिर से दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं, वो सब लोग बीजेपी को वोट करेंगे, एनडीए को वोट करेंगे। 370 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की और 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए की जीत करके आएंगी। देखिए, राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ ऐसा बोलते जाते हैं जिसकी वजह से उन्हीं की पार्टी के लोग उनसे नाराज़ हो जाते हैं। देख रहे होंगे कि कांग्रेस में बड़े पैमाने पे मजबूरी में राहुल गांधी जी को ढोने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के वर्कर भी टूट करके जो है अलग हट रहे हैं या तो निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को मालूम ही नहीं कि उन्हें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या कहना है। इस बारे में आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, चुनाव का मेन मुद्दा शराब और नशे से नहीं। आधार कहीं ना कहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, जिन चीज़ों कोई कस्टमर नहीं होंगे वो चीज़ें नहीं बिकती। हमारे देश में बड़े पैमाने पर एक साजिश के तहत ड्रग्स भेजी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले के मैदान से बोला था कि हमारे देश के युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। इसके लिए 272 जनपद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी चुन करके। माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं,
अभी उन्होंने 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान शुरू किया है। आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो है बड़े पैमाने पर ड्रग्स विदेश से आ रही है, तो एक साजिश के तहत, वो चाहे हम हो चाहे कोई भी अपने देश का निवासी हो, चाहे मीडिया के लोग हों, आप सभी लोगों की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार को भी नशे से दूर रहें, अपने देश को भी नशे से दूर रखने का काम करें। जो स्कूलों में बच्चों के अंदर एक डर पैदा करें कि वो नशे की तरफ न जाएं, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, परिवार के निर्माण में और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर व्यक्ति को बनाने में नशा सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए युवाओं के अंदर एक डर पैदा करना है बचपन से ही कि नशे से दूर रहें। नशे से होने वाले जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान है, इसके बारे में हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको बताने का काम करें, और ताकि वो लोग रोज़गार कर सकें, अच्छा काम कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है केवल सरकारी नौकरी ही रोज़गार नहीं है, रोज़गार के अन्य संसाधन भी हैं, और अन्य संसाधन में जैसे कि चाहे वो प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना ले, मुद्रा लोन योजना के तहत वो पैसा ले सकते हैं, स्टैंड अप और स्टार्टअप योजना के तहत रोज़गार कर सकते हैं। जहाँ से भी वो रोज़गार पाना चाहते हैं हमारी सरकार उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएगी। लेकिन जो भी पैसा पैदा करें अपने घर के विकास में और राष्ट्र के निर्माण में लगाएं, अपने परिवार को विकसित कराने में लगाएं, नशे में उड़ाने का काम ना करें। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जन जागरूक अभियान भी चलाने का काम करें। वो कोई मेयर के चुनाव में कोई जो है इस तरीके की बात नहीं हुई है, उसकी जांच हो रही है। और वो जो मेयर का चुनाव है वो कोई ईवीएम की मशीन से नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ईवीएम की मशीन पर वो जहाँ जीत जाएं वहाँ मशीन ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में ठीक है, कर्नाटक में ठीक है, हिमाचल में ठीक है, जहाँ हार जाएं वहाँ ईवीएम खराब है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी पे सवाल उठाने का काम कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ ये समझदारी जब तक के विपक्ष के लोगों में रहेगी तब तक वो राजनीति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। उनको राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए, मोदी जी की मदद करनी चाहिए। पुष्कर में नाबालिग चोर गिरोह एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। बीती रात पुष्कर कस्बे के प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित सगाई समारोह के दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पाराशर की पुत्रवधू का 80,000 रुपए से भरा बैग चोरी हो गया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 बालक रुपयों से भरा बैग चोरी करते भागते नजर आ रहे हैं। पीड़ित हलदार पाराशर ने बताया कि बैग में करीब 80,000 रुपए, 2 चांदी के सिक्के और एक मोबाइल था। इनमें से अधिकतर रुपए मेहमानों ने उपहार के रूप में दिए थे। समारोह में बैग चुराकर भागते हुए बालकचारी आयोजन स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इसके आधार पर पुलिस उनकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। दुल्हन के पिता विजय करण पाराशर ने बताया कि बैग चोरी होने का पता लगते ही खलबली मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले हैं। पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विभिन्न टीमों का गठन कर नाबालिग अपचारी की तलाश की जा रही है। कल हमारे सगाई समारोह था, पारिवारिक प्रोग्राम था प्रेम प्रकाश आश्रम जी। तो वहाँ पे दो बच्चे बैग पड़ा था पास में से, उसमें से बैग उठा के दोनों बच्चे भाग गए, चोरी करके लेके गए। उसमें लगभग 80,000 रुपये और 2 चांदी के सिक्के और एक फोन था। कैमरे में आ रहे हैं? हाँ, कैमरे में आ रहे हो। साहब को रिपोर्ट दी, साहब को उसमें दिखाया सारी जगह, साहब जाँच कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी हुआ। गौरतलब है कि गत 9 जनवरी को पुष्कर विधायक और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की स्वागत रैली निकाली गई थी। इस दौरान पुष्कर कस्बे के महादेव चौक स्थित राधे जी मिष्ठान भंडार पर व्यवसाय अंकित जाखेटिया के जेब से इन्हीं बाल अपचारियों ने 40,000 रुपए की नकदी से भरा पर्स चोरी कर वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान पीड़ित अंकित ने पुष्कर पुलिस को शिकायत और सीसीटीवी फुटेज देकर कार्यवाही की मांग की थी। मामले में 1 महीने से अधिक का वक्त गुजर जाने के बावजूद आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। अजमेर में कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 परीक्षा के दौरान फैसागर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर एक फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठा पाया गया, जिसकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने गंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। गंज थाना पुलिस के अनुसार कल रात प्राचार्य द्वारा एक FIR दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया कि आज हुई परीक्षा में उनके सेंटर पर एक कैंडिडेट की फोटो बदलकर दूसरे
कैंडिडेट द्वारा एग्जाम दिया गया है। इस दौरान तहकीकात में सामने आया कि जायल के ग्राम न्यायालय में यूडीसी एलडीसी गैनाराम ने परीक्षा में किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो लगाकर परीक्षा दी थी। आपको बता दें कि जिस कैंडिडेट की फोटो लगाकर एग्जाम दिया गया था वह रियाबड़ी में ग्राम सेवक है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों के बीच क्या संबंध है इसका अवलोकन शुरू कर दिया है। कल एक एग्जाम थी कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, तो उसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फायसागर परीक्षा केंद्र था। उसमें वहाँ के प्राचार्य ने एक एफआईआर रात को दर्ज करवाई है कि हमारे एक कैंडिडेट द्वारा दूसरे व्यक्ति का फ़ोटो यूज़ करके एग्ज़ाम दी गई है। उसमें तस्दीक की गई है। रात को 51 नंबर मुकदमा दिया गया है और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें गैनाराम सिवर नाम के व्यक्ति द्वारा जो जायल में ग्राम न्यायालय में वो यूडीसी एलडीसी है उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ोटो लगा के एग्ज़ाम दी गई है। और दूसरा व्यक्ति जो प्रवीण मेघवाल वो रियाबाड़ी में ग्राम सेवक है, उसके फ़ोटो यूज़ करके ये गैनाराम द्वारा एग्ज़ाम दी गई है। इस दोनों के बीच रिलेशन के बारे में इनकी सीडीआर और सारी चीज़ों का अवलोकन किया जा रहा है। उसके बाद निष्कर्ष पहुंचा जाएगा उसकी इच्छा से इसने उसका फ़ोटो यूज़ किया है या कि किस वजह से इसने उसका फ़ोटो यूज़ किया गया है, ये अनुसंधान का विषय है। अभी इनसे पूछताछ जारी है और इसमें गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसने क्यों गैनाराम द्वारा दूसरे व्यक्ति का फ़ोटो यूज़ किया गया है, इसके क्या कारण रहे, इस बारे में अनुसंधान जारी है। अंतरिक्ष और विज्ञान के अजूबों को समझने के लिए अजमेर में साइंस सेंटर बनाया जाएगा। साइंस सेंटर में म्यूजियम, लाइब्रेरी, प्लेनेटोरियम के अलावा थीम बेस्ड पार्क और फन साइंस पार्क होंगे ताकि यह बच्चे और बड़ों दोनों को समान रूप से आकर्षित कर सके। इसी के तहत आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारियों ने मिलकर साइंस पार्क बनने वाली भूमि का औचक निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देकर बताया कि अजमेर में साइंस पार्क बनाना समस्त लोगों के लिए एक बड़ा सपना था, जिसका 2018 में शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के चलते 5 साल अजमेर की जनता को इससे वंचित रखा गया। इसके बावजूद भी सबकी कड़ी मेहनत और लगन के चलते फिर से इस भूमि की ओर ध्यान दिया गया है और साइंस पार्क बनाने की स्वीकृति प्राप्त की गई। उन्होंने बताया कि बोर्ड की मीटिंग के बाद फाइनल स्वीकृति मिलते ही मार्च के पहले हफ्ते में इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा और अजमेर की जनता को एक बड़ी सौगात दी जाएगी। अजमेर में साइंस पार्क हमारे सबका एक बड़ा स्वप्न था और जो 2018 में इसका श्री गणेश भी शिलान्यास भी करा और उस समय लगभग 20,000 स्क्वायर यार्ड मीटर ज़मीन जो 5 एकड़ के आसपास है वो स्वीकृत भी हुई और नगर निगम के माध्यम से इसको फ्लैट भी करने में लगभग 90 लाख रुपए सरकार ने व्यय भी किया। लेकिन राजनीतिक कारणों से 5 साल तक अजमेर को के साथ सौतेला व्यवहार हुआ और इसको प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यहाँ तक हुआ कि यहाँ के उस समय के लोगों ने इसको निरस्त भी किया और जो पैसा स्मार्ट सिटी से गया था वो भी वापस मारने का प्रस्ताव भी गया, लेकिन हम सबके परसुएंस से वह जारी रहा। लेकिन आज वह वापस कार्य में आ चुका है। लगभग इसके लिए स्वीकृति टेंडर्स वगैरह जो सिविल वर्क्स हैं उसके टेंडर हो गए। 22 तारीख को टेंडर खुल भी गए। 22 तारीख को जो बोर्ड की मीटिंग होती है ऑल इंडिया, उसमें इसका फाइनलाइजेशन स्वीकृति भी हो जाएगी। और उन्होंने एक शर्त जो रखी है कि यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल उसके लिए चाहिए, उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने जो एडीए के चेयरमैन हैं उन्होंने भी इसके लिए 1 करोड़ और उसके आसपास जो भी राशि होगी वो एडीए से मिलेगी। और मोस्ट प्रॉब्ली मार्च के फर्स्ट वीक में हम इस सिविल वर्क्स का और बाउंड्री वॉल का हम श्री गणेश उद्घाटन करेंगे। मुझे लगता है कि लगभग, हालांकि इन्होंने 24-27 महीने मांगे हैं, हम इनका उससे भी बहुत जल्दी इसको तैयार करके अजमेर को एक बहुत बड़ी सौगात मिल जाएगी। सर क्या होगा साइंस पार्क में, क्या है साइंस पार्क में? एक तो जो यहाँ के विज्ञान के बारे में बच्चों को पूरी जानकारी मिलेगी, उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें होंगी। एक तो थीम के अनुसार थीमेस्टिक लैब होगी, एक फन लैब भी होगी और उसके साथ जो इनोवेशन है वो भी बच्चे खुले में कर पाएंगे। और यहाँ तक कि इसके अंदर नई नई चीज़ें पर्यटक भी जो आएंगे उनके लिए भी होगा। एक उसे तारा मंडल भी जो है उसके भी वहाँ पे प्रोविज़न
हम लोग करने जा रहे हैं। इस प्रकार के 4-5 चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो बालक यहाँ के स्कूलों के या आसपास अजमेर संभाग के वे स्कूलों के बच्चे इसको ढंग से देख पाएंगे, विज्ञान के प्रति अपडेट भी होते रहेंगे और इसे फ्यूचर में एक्सपेंशन का भी काफ़ी स्कोप हमने रखा है, जो समय आने पर उसमें और चीज़ें भी लेटेस्ट जोड़ी जा सकें। सर समय भी ज़्यादा लग रहा है और समय ज़्यादा जो आज तक बनता आया है, कहीं भी बना है वो 3 साल से पहले नहीं बना। ये तो हमारा प्रयत्न है कि अब शायद 5 साल तो मैं किसी पॉलिटिकल इस विषय को नहीं लेता, लेकिन पिछली सरकार ने 5 साल तक इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई। और यदि लगातार हम लोग प्रस्तुत नहीं करते तो कभी का निरस्त भी हो गया होता, अब शायद रिवाइव भी नहीं होता। सर अधिकारियों को भी आपने निर्देश दिए कि आचार संहिता से पहले मैंने उनको कहा है कि आप जो भी फॉर्मेलिटीज हैं पूरी करें और एक तरह से आचार संहिता तक निमित्त है, लेकिन जल्दी से जल्दी तो ऐसा लगभग तय किया कि फरवरी अंत या मार्च के प्रथम सप्ताह में हम इसका श्री गणेश। अजमेर के पटेल मैदान में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन अजमेर द्वारा चलाई जा रही राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेबल टेनिस व टेनिस बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 व 24 का आज समापन किया गया। इस दौरान आयोजन में मुख्य अतिथि जिला प्रशासन के संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी, आयुक्त सहित अधिकारी व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कर्मचारियों की खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन किया और जिन प्रतियोगियों ने खेल में जीत हासिल की उन सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता सिर्फ खेल के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों का शारीरिक विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी भी लगातार कार्य की वजह से तनाव में रहते हैं, जिसके चलते ऐसी प्रतियोगिता समय समय पर होनी जरूरी है, जिसके चलते सभी कर्मचारी तनाव मुक्त हो सके और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सके। अजमेर में पूरे राजस्थान राज्य कर्मचारी अपनी सिविल सेवा की उनकी दूसरी टेबल टेनिस, चतुर्थ टेनिस और छठी बैडमिंटन जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी, जिसमें 30 जिलों के 560 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, उनका समापन हुआ। इसमें कोई विनर, रनर, उनको पुरस्कार भी वितरण हुए। निश्चित रूप से खेलों का आयोजन जीवन का अंग बनना चाहिए, ताकि हम केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं लेकिन लगातार हमारा जीवन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और तो हम कर्मचारी भी तनाव मुक्त होकर के अपने जो जिम्मे काम है उसको भी सही ढंग से हम निभा सकेंगे। इसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान राज्य में ये जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं ये अभिनंदनीय है और अजमेर के जिला प्रशासन ने इसका आयोजन किया है वह भी अच्छी व्यवस्थाओं के कारण वे भी बधाई के पात्र हैं। मैं इस समय जिनको पुरस्कार मिला है उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आगे से आगे प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक प्रतियोगी भाग लेते रहें और अपने जीवन को एक कंपटीशन का अंग बनाएं, तो निश्चित रूप से वे अपने जीवन में भी सफल होंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और राज्य को भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से सभी लोग दहशत में हैं। हालात यह है कि 1 घंटे के लिए भी क्षेत्र के लोग अपने मकान, दुकान और ऑफिस को सूना छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अजमेर के नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी में देखने को मिला। चोरों ने रात का समय देखते हुए कार्यालय में रखे सामान और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से सभी लोग दहशत में हैं। हालात यह है कि 1 घंटे के लिए भी क्षेत्र के लोग अपना मकान, दुकान, ऑफिस को सूना छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अजमेर के नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी में देखने को मिला, जहां चोरों ने रात का समय देखते हुए कार्यालय में रखा सामान और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। कार्यालय ऑफिसर आशीष ने बताया कि जब वह सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऑफिस के ताले टूटे पड़े हैं और उनमें रखी सभी अलमारियां अस्त व्यस्त हैं। इस दौरान घटना की संपूर्ण जानकारी उन्होंने कोतवाली थाने में दी, जिसके चलते पुलिस ने कार्यालय पहुंचकर तहकीकात कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि ऑफिसर के अनुसार चोरों ने खिड़की तोड़कर ऑफिस में प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जेरी रोड पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पे कोई चोरी की सूचना मिली थी, तो मैं अभी आकर मौका मुआयना के देखा है। सामने का गेट टूटा हुआ था, अंदर जाके सब चेक किया, सामान सब एचपीस पड़ा हुआ है। चोरी का उन्होंने प्रयास किया, अंदर के सामान को यहाँ मुख्य डिप्टी मैनेजर जी यहाँ अग्रवाल साहब ने बताया कि सब चीज हमारी सेफ है, सारे सामान सुरक्षित। केवल प्रयास किया था कि नहीं मिलेगी, प्रयास चोरी किया। कौन सी कंपनी? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। कहाँ पे? कचहरी रोड पे। फुटेज वगैरह? हाँ, अभी इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे, इसमें कैमरे लगे हुए हैं, तो फुटेज की स्थिति देख करके हालात मालूम पड़ेगी कौन आया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ऑफिस है, डिविजनल ऑफिस। जब हम यहाँ सुबह 10 बजे आए तो हमने देखा कि ताले खुले हुए थे और अलमारी भी सारी खुली हुई थी। और फिर हमने कोतवाली में जाके कंप्लेन करे, पुलिस आई, पुलिस ने पूरी चेकिंग करी है और अब हम देखेंगे कि क्या क्या चोरी। क्या कैश है? कैश भी था, जो भी फ्राइडे का कैश था वो सारा, वो अभी कैशियर आएगा तो हम पूरा डिटेल चेक करेंगे कितना कैश था। कैमरे में लगे हुए क्या? हाँ, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी हम देख रहे हैं अभी, और यही हम पुलिस को सबमिट करेंगे। दरवाजा तोड़ के अंदर? हाँ, नहीं, दरवाजा तोड़ के नहीं, जो खिड़की है, खिड़की तोड़ के फिर अंदर घुसे। ठीक है। कब की घटना है? घटना हमें पता नहीं, हम तो सुबह आके देखे तो हमने देखा ये ताला खुला हुआ था और अलमारी सारी खुली हुई थी। मैन जो हमारे सब स्टाफ है, मैनेजर है अतुल कुमार दीक्षित जी। अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने आज झलकारी भाई मंडल में 2 शिलान्यास का शुभारंभ किया, जिसमें गहलोतों की डूंगरी में 10 लाख की लागत से बनने वाली सीसी सड़क एवं 51 और 52 वार्ड नंबर में 9.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। संगठन की दृष्टि से जो हमारा झलकारी भाई मंडल है, उस झलकारी भाई मंडल में हमने आज 2 शिलान्यास किए हैं। गहलोती की डूंगरी में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का शिलान्यास किया है। साथ ही वार्ड नंबर 51 में 52 में
जो हमारी ये ब्रज विहार कॉलोनी है, ब्रज विहार कॉलोनी में 9.5 लाख रुपए की सड़क का शिलान्यास अभी हमने किया है। इस तरह से 20 लाख रुपए विधायक कोष से खर्च करके वार्ड नंबर 51 और 52 की 2 कॉलोनियों की मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अजमेर चूड़ी बाजार के सभी स्ट्रीट वेंडर्स ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पर एकत्रित होकर बाजार में ठेले लगाने का समय बढ़ाने की मांग के चलते जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पुनः इस समय में ठेला लगाने की अपील की। ठेले चालकों ने जानकारी देकर बताया कि नगर निगम द्वारा सभी स्ट्रीट वेंडर्स के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। पिछले 1 माह से सभी को बेरोजगार कर रखा है, जबकि सभी स्ट्रीट वेंडर्स ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लोन लेकर व्यवसाय शुरू किया था। इसके अंतर्गत निगम द्वारा सभी वेंडर्स को लाइसेंस भी दिए गए, किंतु अब निगम द्वारा ही उन्हें हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम ने स्ट्रीट वेंडर्स को शाम 6 से 11 बजे तक ठेले लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन उनका व्यवसाय फैंसी रेडीमेड चप्पल जूते फल सब्जी आदि का है, जो शाम 6 बजे बाद करना संभव ही नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी स्ट्रीट वेंडर्स लोन लेकर जीवन यापन कर रहे हैं, जिसकी किस्त समय पर चुकाने व उनके परिवार को पालने के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सभी स्ट्रीट वेंडर्स ने आज एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बाजार में पहले की तरह पूर्ण समय के लिए जगह उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाने की मांग की। अपने ठेले एसोसिएशन की वजह से सारे चूड़ी बाजार के हैं ये लोग, उनको मांग को लेकर आए हम जिला कलेक्टर के पास, जहाँ पे इन्होंने 1 महीना हो गया हमारे ठेले नहीं लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, और सब लोग गरीब आदमी हैं जो परेशान हो रहे हैं। और निगम से हमारे को लोन भी दिया गया है, वो भी हमारे से चुकता नहीं हो रहा। आज 1.5 महीना हो गया हमको इस चीज़ के लिए कि सब आदमी अपने जितने भी ठेले वाले हैं सब परेशान हुए हुए हैं। और यहाँ पे हमने कलेक्टर के पास आए तो वो तो मिले नहीं, उनके जो आदित्य कलेक्टर है उनसे बात हुई है हमारी कि भाई हम निगम से कमिश्नर साहब से बात करेंगे इस विषय में, उसके रात देंगे आपको। कम से कम 65 से 7 ये ठेले हैं। अब हमारे मतलब फैंसी के हैं, कपड़ों के हैं, बच्चों का सूट वगैरह है, छोटे मोटे टोपे मोजे हैं, हर तरह के आइटम है। हमारा खाने का कोई आइटम नहीं है। 5 बजे बाद जो लग रहे हैं वो 6 बजे का टाइम है उनका नाश्तों वालों का, उनके साथ ही हमारे को शामिल कर दिया उन्होंने 5 बजे से। जब हम ये ले चाहते हैं कि भाई हमारा समय वही नियम से जो पहले शुरू से लग रहा है वही लगना चाहिए, और उसी आधार पे हमको वापस ठेले की जगह दी जाए। हटाने का यही था कि मतलब यातायात बता के वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे भीड़ रहती है, जाम रहती है, उस वजह में अंदर हमारे को हटाया गया। हम चूड़ी बाजार एसोसिएशन से आए हैं, सभी हाथ ठेला व्यवसायी स्ट्रीट वेंडर्स। हमें पाकिस्तानी जायरीन आए थे, उस समय ये कह के ठेले हटवाए गए थे कि भाई इनके जाने के पश्चात व्यवस्था बैठने के बाद पुणे लगा लीजिएगा। जब हम पुणे लगाने लगे तो दीवार पे हमको लिखा हुआ मिला कि भाई तुम्हें हटा दिया गया है, वो समय तुम्हारा 5 बजे का कर दिया गया है। हमने महापौर मैडम से मुलाकात करी, मिले, महापौर मैडम ने हमें कहा कि भाई अभी ये यातायात की समस्या है इसलिए तुम्हें हटाया गया है। हमने रिक्वेस्ट करी कि साहब हमें थोड़ी सी जगह दे दो, पास में लगा लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, मगर साहब ने कहा ठीक है आपको हम देखते हैं, लेकिन पहले आप 5 बजे से लगाओ उसके बाद हम देखेंगे। हमने 5 बजे लगाया, मगर हमारी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और हमारी लोन की किस्तें भी नहीं चुक रही है, प्लस घर चलाने के भी फोड़े पड़ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा व्यवसाय फल सब्जी, जूते चप्पल, फैंसी कपड़े इनका है। ये हम 5 बजे पश्चात नहीं लगा सकते, 5 बजे बाद तो महिलाओं का पलायन हो जाता है, तो हम ये नहीं लगा सकते। हम चाहते कि हमारा समय पुणे सुबह से जैसे सुचारू रूप से चल रहा था, पहले भी चल रहा था, ये 1 महीने में ऐसा क्या हुआ साहब कि सुचारू रूप से हमें दिया जाए और हम सुबह 8 बजे से वही रात्रि 8 बजे 9 बजे तक लगा लें, ठीक है, ये कर सकते हैं। और हम आज यातायात की व्यवस्था करेंगे और हमारी लाइनिंग वगैरह बना दे, भले सीमा बना दे। हम अपने संपूर्ण रूप से निगम का सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। हमने ये बात महापौर मैडम से भी कही है, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया है, बताया है हमें। तो हम ये चाहते हैं कुछ लाइनिंग वगैरह बना दी जाए कि भाई इस रेखा सीमा से बाहर नहीं आएंगे, और उसके तत्पश्चात बिना किसी सूचना के आप कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, हम उसकी खिलाफत करने नहीं आएंगे कोई भी ठेले वाले कि भाई आपने ये सामान क्यों उठाया, क्यों करा।
हाँ, तो आप बिना पूछे, बिना देखे, बिना एसोसिएशन के किसी भी हस्तक्षेप के बिना आप कार्रवाई कीजिए। हम उसके लिए सहयोग करेंगे, हम लिखित में दे देंगे कि आप इस लाइन के बाद सहयोग करें। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। नागौर जिले के एक प्रेमी युगल ने आपसी सहमति से एक दूसरे से विवाह कर लिया। इसके बाद परिजनों द्वारा इस विवाह को स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसे लेकर आज विवाह सूत्र में बंधे जोड़े ने जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़िता नसीम बानो ने बताया कि उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है और वह जसवंतगढ़ लाडनू की रहने वाली है और उसने आपसी प्रेम के चलते जसवंतगढ़ निवासी फकीर मोहम्मद से दूसरा विवाह कर लिया, जिसके बाद इस शादी से नाखुश उसके घर वाले उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिस कारण से वह और उसके पति अपने घर नहीं जा पा रहे और डर में जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं पूर्व पति आसिफ द्वारा भी लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन सभी से जान माल का खतरा होने के चलते आज उन्होंने जिला एसपी से सुरक्षा की मांग की है। घर वालों से दिक्कत है, मैं 3 भाइयों से दिक्कत है, आसपाक, नूर मोहम्मद से, मोम से और मेरे पापा से और मेरी बहन से, मदीना से और रफीक से।
वो सऊदीया में रहता है। वो हमें जान से मारने की धमकी दी हुई है आप लोग SPS से। अच्छा। हमारी जान का से इनको खतरा है सबसे ज़्यादा। वो प्यार से नफरत करते हैं। शादी करने इस शादी करने से नफरत है। शादी यहाँ पे दबाव में तो नहीं है? नहीं, मेरी मर्जी से करी हूँ। इससे प्यार करती हूँ। बाली को आप बाली को मेरे पति से भी मुझे खतरा है। अच्छा, आप कौन से समाज से हो? तेली समाज से। तेली समाज से। और ये तेली समाज से। हाँ सर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं 10 सालों से, और हमारे घर वाले ज़्यादा मुसीबत पैदा कर रहे हैं, उनसे हमें खतरा है। और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी के लिए हम दोनों ने निकाहनामा किया है। हमारी मुलाकात तो हमारे गांव में हुई थी, हमारे गली में घर है इसका, और इस तरीके से मुलाकात हुई थी। हम दोनों प्यार करते हैं 10 सालों से। कितने समय से रिलेशन में थे? 10 साल हो गए रिलेशन में हमें। अजमेर के गंज क्षेत्र में स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में आज पतंजलि योग पीठ से आए जिला संयोजक विश्वास पारिक ने सभी विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। इस दौरान कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य शशिकांत शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि आज विद्यालय परिसर में पधारे पतंजलि योग पीठ के जिला संयोजक विश्वास पारिक का विद्यालय के समस्त स्टाफ और बच्चों ने धूमधाम से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के दौरान जिला संयोजक पारिक जी द्वारा सभी छात्र छात्राओं को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया गया। इस दौरान विद्यालय के सभी बच्चों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और बच्चों द्वारा किए गए सूर्य नमस्कार को लेकर पतंजलि योग पीठ से आए जिला संयोजकों ने सभी बच्चों की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय का नाम राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय गंज अजमेर है। यहाँ 200 से ऊपर छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 1 से 12 तक ये विद्यालय संचालित है और ये विद्यालय संस्कृत माध्यम से संचालित है। तो आज विद्यालय में पतंजलि योग पीठ से जिला संयोजक विश्वास जी पारिक पधारे। विद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने अभी जो राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में सूर्य सप्तमी के अवसर पर जो सूर्य नमस्कार का बृहद आयोजन चल रहा है, उस आयोजन के क्रम में वो यहाँ पधारे। उन्होंने छात्र छात्राओं को सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया और हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं से विश्वास जी पारिक भी बड़े संतुष्ट होकर के गए हैं। विद्यालय में प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया जाता है और सभी छात्र छात्राएं रुचिपूर्वक सूर्य नमस्कार करते हुए में अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए वो बालिकाएं तैयार है के लिए। विद्यालय की बालिकाएं, विद्यालय का स्टाफ सभी तन मन से लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सब अग्रणी है, वचनबद्ध है। अभी 30 बालिकाएं इसमें भाग लेगी और बाकी के बालक हैं। कक्षा 9 से 12 के सारे बालक बालिकाएं इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, प्रतिदिन अभ्यास भी कर रहे हैं। अजमेर के सेशन न्यायालय कर्मचारी संगठन द्वारा आज सर्वसम्मति से धर्मेंद्र ढीलीवाल को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। कर्मचारियों के अनुसार लंबे समय से पूर्व अध्यक्ष द्वारा वित्तीय अनियमितताएं करने के चलते आज यह फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश को अध्यक्ष पद से पद मुक्त कर दिया गया है। प्रांतीय प्रतिनिधि महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व अध्यक्ष द्वारा लगातार अपनी मन मर्जी और आज तक कर्मचारियों को किसी तरह का कोई हिसाब नहीं दिया गया और 1000 रुपया गबन करके कैशियर को अंधकार में रखा गया है, जिसके चलते 153 व्यक्तियों के सर्वसहमति से पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश को पद मुक्त कर धर्मेंद्र ढीलीवाल को अध्यक्ष चुना गया है। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ में अजमेर जिला न्याय कर्मचारी संघ से आज मुझे सभी कर्मचारी गण ने अपनी इच्छा से निर्विरोध कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है जिला सेशन न्यायालय अजमेर के लिए। अभी क्या काम रहेगी? पहले कुछ ऐसा चल रहा था, पुराने जो अध्यक्ष थे वो हिसाब किताब कोई बाकी था, उनका जो पेंडिंग था किसी को बता नहीं रहे थे। कई जगह चल रही थी चर्चा, लेकिन किसी को बताया नहीं उन्होंने आज तक। तो ये काफ़ी भारी रोष व्याप्त था कर्मचारियों में, तो इन्होंने आज निर्विरोध मुझे सर्वसम्मति से अजमेर जिला न्यायालय एवं पूरा अजमेर जिला की ओर से सब कर्मचारियों की ओर से मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। अविश्वास प्रस्ताव ला करके भूतपूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ
क्योंकि उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं करी थी और पिछले 3 वर्षों से हम हिसाब मांग रहे थे कि आप हिसाब देवें, हिसाब देवें, हिसाब देवें, वो हिसाब नहीं दे रहे थे। उसके पश्चात कर्मचारियों में भयंकर रोष था। संपूर्ण कर्मचारियों की सहमति व उनके सहयोग से आज हमने संपूर्ण कर्मचारियों से निर्णय लेकर के आज धर्मेंद्र जी डीलीवाल को निर्वाचित किया है और अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हमने पदमुक्त कर दिया आज। परंतु उन्होंने आज दिन तक भी अपना जो वित्तीय अनियमितताएं करी है उनका न तो हिसाब दिया है, न कोई बात। प्रत्येक कर्मचारी से 600 रुपए, जबकि हमारे यहाँ काफी कर्मचारी हैं वापस उनको पैसे मांग रहे, तो हमने उनका विरोध किया, आज उन्हें पदमुक्त करा, परंतु आज उन्होंने हिसाब नहीं दिया। इसके बाद हम जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष महोदय हैं, केवल कार्यकारी बने हैं। जब तक आगामी अध्यक्ष चुना नहीं जाता है, जब तक यही रहेंगे, इनके निर्देशन में सारे कार्यक्रम होंगे और यही हमारे सर्वे सर्वा है। उसके पहले ओम प्रकाश जी टाडा थे, जो अध्यक्ष, आज पदमुक्त कर दिया है हमने उनको। अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको पदमुक्त करा। वो तो हटना भी नहीं चाह रहे थे, न तो हिसाब दिया उन्होंने आज दिन तक, और नहीं कोई कैश बुक, लेजर बुक। आप कैशियर थे उनकी कार्यकारिणी में, इन्होंने खूब निवेदन करा, खूब पूछा कि आप हमें कैश बुक देवें, पैसों का हिसाब देवें, जो मैं कैश बुक मेंटेन करूं। इनको ना तो दिया, इनको अंधेरे में रखा। तो इन्होंने करीब लगभग 8 महीने पहले है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के पश्चात एक मुहिम चली कि जब कैशियर के पास हिसाब नहीं है तो हिसाब कौन रखेगा। जब हमने अध्यक्ष महोदय को पूछा कि आप पैसों का हिसाब देवें, जिसमें हजारों रुपए का गबन है। लगभग हमने जो 1/3 जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वो हमने लिया है। लगभग इसमें 153 व्यक्तियों की सहमति है इसमें उनको पदमुक्त करने की। उसके बाद हमने इनको निर्वाचित करा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत आज अजमेर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए लगभग 100 से अधिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। इस आयोजन के दौरान कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी आयोजन स्थल पर मौजूद रहे। सांसद भागीरथ चौधरी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी शहर अजमेर द्वारा शक्ति बंधन कार्यक्रम में आज कई संस्थाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार देश के लिए अच्छा कार्य करने वाले लोगों को जब तक प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तब तक उनमें ऊर्जा का संचार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि देश के लिए अपना 100% योगदान देने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करना अत्यंत जरूरी है, जिसके चलते शक्ति बंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है और देश के प्रति कार्य करने वाले सभी नारी शक्ति और संस्थाओं को सम्मानित किया जा रहा है। यत्र नारीत्व पूजते तत्र देवता रमते, इस भावना को ध्यान में रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी इस राष्ट्र अग्रणी भूमिका में जो जगह महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसी देश की आधी आबादी नारी शक्ति के वंदन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को दिया। और उसी क्रम में आज यहाँ पर हमने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए और उसको परिभाषित करते हुए जितने भी हमारे स्वयंसेवी संगठन और जो NGOs नारी शक्ति के लिए काम करते हैं, नारी उत्थान के लिए काम करते हैं, उन सबको यहाँ पर बुला करके आज सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जन्म से लेकर के और मरण तक की व्यवस्था इस देश की आधी आबादी नारी शक्ति के लिए की है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक जो उनकी जन कल्याणकारी योजना है अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर के और महिला उत्थान के अंदर सशक्तिकरण कदम का बहुत मजबूत साक्ष्य है। और आज इस शक्ति बंधन कार्यक्रम के माध्यम से नारी शक्ति को हमने यहाँ पर उनका वंदन और उनका सम्मान करके और यहाँ पर पुरस्कार दिया। आज लगभग हमने यहाँ पर 26 संस्थाओं का सम्मान किया है और उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे नारी शक्ति के जो हमारे अग्रणी भूमिका निभाने वाले परिचायक हैं उनका सम्मान किया और लगभग 100 से अधिक महिलाओं को, जिसमें स्ट्रीट वेंडर भी है, हमारी स्वयं सहायता समूह भी है, आंगनबाड़ी की कुछ महिलाएं भी हैं, उन सबको सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र उनको सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर द्वारा शक्ति बंधन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि जब तक जो इस देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक उनको ऊर्जा उनमें तभी आएगी तब हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। आज अजमेर शहर द्वारा ये जो शक्ति बंधन का कार्यक्रम किया गया है उसमें हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश जी सोनी साहब, हमारे देहात के जिलाध्यक्ष देवी सिंह जी भोतरा साहब, हमारे
महापौर बजलता हाड़ा जी, हमारे इसे हमारे दोनों महामंत्री वेद प्रकाश जी दादी साहब और संपत जी, और इस शक्ति बंधन के कार्यक्रम के संयोजक भारती श्रीवास्तव जी, नीता जयमन जी और सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष प्रियशील झाड़ा जी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे किशन जी कृष्णानी जी और सभी जनों ने ये जो कार्यक्रम दिया है, मैं कह सकता हूँ कि जब तक नारी का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और मोदी जी का सपना ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जो ये देश अमृतकाल में चल रहा है, हमारा देश तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहा है, हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तेज़ी से खड़ा होने के लिए आतुर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज यह शक्ति बंधन का ये कार्यक्रम रखा गया। मैं कह सकता हूँ कि बहुत शानदार और जानदार ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ एनजीओज भी थे, धार्मिक संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति भी थे, सामाजिक सरोकार के जो काम करने वाले हैं, जो संस्थाएं हैं, वो सारी उन सब का मान सम्मान यहाँ किया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ ये देश मोदी जी के नेतृत्व में तेज़ी से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होने के लिए आतुर है। आज भारतीय जनता पार्टी के अजमेर शहर जिला द्वारा शक्ति बंधन कार्यक्रम किया गया है। इस शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत हमने लगभग 100 से अधिक संस्थाओं को हमने यहाँ बुला करके सम्मानित किया और ऐसे संस्थाओं को सम्मानित किया है जो समाज क्षेत्र में काम करती है, आर्थिक क्षेत्र में काम करती है, धर्म क्षेत्र में काम करती है और लगभग सबके साथ में सुख दुख सब में खड़े होने वाली संस्थाओं को आज हमने सम्मानित किया है। और ये संस्थाएं 54 वर्षों से निरंतर काल में, एक ऐसी संस्था थी जो लगभग 354 रुपये से स्टार्ट हुई और लगभग उनका 2 करोड़ रुपए तक समाज क्षेत्र के अंदर आर्थिक सहयोग देने का काम करती है। 2 संस्थाएं ऐसी थी जो लगभग 2 बार गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर उनका नाम है और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मैं कह सकता हूं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था और ये क्रम जारी रहेगा। ये क्रम आज अंत नहीं है, ये क्रम जारी रहेगा। और जो शक्तिबंधन कार्यक्रम के तहत ही लखपति दीदी बनाने का काम जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राजस्थान में पधार रही है और जिस प्रकार से उनको लखपति दीदी का सम्मानित कार्यक्रम करने जा रही है, ये राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार के गौरव की बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बहुत गौरव की बात है। और हम निरंतर बैठने वाले नहीं हैं। अभी तो कम से कम ये शुरुआत है कि हमने 100 से अधिक संस्थाओं को, एनजीओस को निकाल करके सम्मानित किया है। अभी तो लगभग ये हमारा मिशन जारी रहेगा, निरंतर हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, शक्तिबंधन के तहत बुलाएंगे, उनको सम्मान करेंगे। कई संस्थाएं नहीं आ सकती है तो हम स्वयं उनके घर जा करके उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला। पुष्कर दादू धाम के उपासक एवं अम्बा जी अहमदाबाद हनुमान मंदिर के उपासक मौनी बाबा चंद्रदास जी द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर चल रही 750 किलोमीटर दंडवत यात्रा के दौरान आज पुष्कर तीर्थ नगरी पहुंचे, जिसके तहत पुष्कर के सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। आज पुष्कर में दादू धाम के उपासक अंबाजी अहमदाबाद मंदिर के हनुमान मंदिर के उपासक मौनी बाबा चैतन दास जी 750 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर रहे हैं, जिसमें 5 तीर्थों का वो दंडवत यात्रा करके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु ये दंडवत यात्रा का उन्होंने संकल्प लिया। आज तीर्थराज पुष्कर उन्होंने पधारने पर ब्रह्मा जी के दर्शन हेतु वो दंडवत यात्रा करते हुए जा रहे हैं। पुष्कर के सामाजिक संगठनों द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन कर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। बड़े भाग्यशाली हैं हम, गुरु जी के साथ में चल रहे हैं पिछले 5 दिनों से और ये गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा और सनातन की रक्षा के लिए इन्होंने जो प्रण लिया है, भगवान ब्रह्मा जी से ये निवेदन करते हैं कि इनका प्रण जल्दी से जल्दी पूरा हो और देश के अंदर सनातन का जो माहौल बना हुआ है वो और अपग्रेड हो। और आज ये ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद में यहाँ से निकलेंगे पुष्कर से, तो हमारा सौभाग्य है कि हम इनके साथ में चल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।